जय हिंद दोस्तों। क्लास टुडे के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको जो टेट लेवल के एग्जाम चल रहे हैं, विशेष तौर पे जो यूपी में जो टेट आया है उसको ध्यान में रखते हुए, और बिहार में जो टेट के एग्जाम होते हैं, साथ ही साथ उसमें जो आपका TRE 4 का कॉमन पेपर होने वाला है, उसमें से जो कुछ प्रश्न आते हैं उससे रिलेटेड मैंने क्लास शुरू किया था, और उसमें मैंने आपको CDP का मास्टर क्लास दिया था। उसी क्रम में मैंने आपको बताया था, वहां पे मैं आपको 42 प्रश्न कराए थे। पूरा मैंने कॉन्सेप्ट कराया था, है ना, और कॉन्सेप्ट कराने के साथ साथ मैंने आपको वहां पर लगभग 40-42 प्रश्न भी आपको मैंने कराए थे, है ना। तो 40-42 जो प्रश्न कराए थे, वहां पे मैंने आपको ये भी बताया था कि अभी ये जो है कि बेसिक प्रश्न है, बेसिक जो एग्जाम में पूछे गए हैं, सीटेट के एग्जाम में या टेट के एग्जाम में जो पूछे गए हैं, वो बेसिक प्रश्न है। अब मैं जो अगला आपका सेशन लेके आऊंगा मास्टर क्लास का, जिसमें PYQ सिर्फ जो है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर ही जो है कि जो सॉल्व कराऊंगा, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि उसमें लगभग आपके 80 के आसपास, 80+ के आसपास प्रश्न है, जिसको हम देखेंगे, जो एडवांस लेवल के प्रश्न हैं, जो आपको जो है कि टेट के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसी क्रम में इस क्लास को जो है कि स्टार्ट करते हैं, है ना। पहला प्रश्न है, कौन व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित है। अब देखिए यहां पे गुण सिद्धांत की बात हो रही है ना। तो यहां पे एक्चुअली नाम जो लिखा है ये थोड़ा सा अपूर्ण है, ये शील गुण सिद्धांत, शील गुण सिद्धांत, शील गुण सिद्धांत की बात करते हैं यहां पे, गुण सिद्धांत, है ना, सिद्धांत की बातें करते हैं। तो शील गुण सिद्धांत के बारे में डिस्कस करने वाले ये आलपोर्ट भी हैं, कैटल भी हैं, आइसेंक भी हैं। ये तीनों लोग शील गुण सिद्धांत के बारे में डिस्कस करते हैं। ये व्यक्तित्व से रिलेटेड थे, ठीक है। जबकि जो फ्रायड है, ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांत से रिलेटेड है। ये किससे रिलेटेड है? मनोवैज्ञानिक विश्लेषणात्मक सिद्धांत से, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से संबंधित है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से संबंधित है। है ना। तो ये जो है कि शील गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है। और जो मैंने कंटेंट की क्लास कराई थी, तो वहां पे मैंने प्रॉपर इस जो है कि विश्लेषणात्मक सिद्धांत के बारे में प्रॉपर अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया था। वहां पे पूरा जो है कि एक स्लाइड लगाया था, जिसमें वो सारी चीजें मैंने बताई थी जो इन्होंने बातें की है। साथ ही साथ वहां पे जो कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से संबंधित, वो भी चीजें मैंने वहां पे आपके सामने डिस्कस किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या दूसरा, है ना। ये क्या है? एक 4-5 वर्ष के बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को फ्रायड द्वारा क्या माना? कहते हैं ना, माँ का लाडला, यानी कि ये कहा जाता है, ये सामान्य तौर पे एक जो है कि हमारे समाज में जो धारणा है वो ये है कि जो लड़के होते हैं वो माता के ज्यादा करीब होते हैं, है ना, भावनात्मक रूप से, और जो लड़कियां होती हैं तो पापा की परी, यानी कि लड़कियां भावनात्मक रूप से पिता के ज्यादा करीब होती हैं। कब होती हैं? तो 4-5 साल के उम्र होने के बाद। कारण क्या है? तो कारण ये है, ये बताते हैं कि यहाँ पे विपरीत लिंगी आकर्षण के कारण ऐसा होता है। किसके कारण होता है? विपरीत लिंगी आकर्षण के कारण ऐसा होता है। तो फ्रायड द्वारा क्या नाम दिया गया? तो यहाँ लड़के की बात कर रहे हैं ना, तो लड़के की बात कर रहे हैं, तो लड़का किसके प्रति जो है कि
ज्यादा आकर्षण मैं जो है कि फील करेगा माता के प्रति, माता के प्रति बोल जो है कि फील करेगा। तो ये जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन रही है माता पिता और लड़के के बीच, इसको क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं ओडिपस कॉम्प्लेक्स। इसके बारे में मैंने वहां पे भी आपको डिस्कस किया था। ओपिडस कॉम्प्लेक्स कहते हैं। सेम ऐसे रिवर्स होता है, सेम ऐसे रिवर्स होता है इलेक्ट्र कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्र कॉम्प्लेक्स भी सेम होता है, लेकिन ये होता है लड़कियों के लिए। किसके लिए होता है? लड़कियों के लिए होता है। ये किसके लिए होता है? लड़कियों के लिए होता है कि लड़कियां माता की अपेक्षा पिता के प्रति ज्यादा भावनात्मक लगाव जो है कि फील करती हैं। तो इस जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को बोलते हैं इलेक्ट्र कॉम्प्लेक्स। तो लड़कों के लिए ओपिडस कॉम्प्लेक्स और लड़कियों के लिए इलेक्ट्र कॉम्प्लेक्स। ये जो है कि साइकोलॉजी इन्होंने डिफाइन की थी सिगमंड फ्रायड ने, है ना, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने डिस्क्राइब किया था। निम्नलिखित में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक के सीखने के गौण नियमों में शामिल नहीं है? देखिए, गौण नियमों में शामिल नहीं है। मैंने आपको बताया था कि थॉर्नडाइक ने जब आपका प्रयोग किया था तो वहां पे 3 प्राथमिक नियम दिए थे, 3 प्राथमिक नियम दिए थे और 5 गौण नियम दिए थे। ठीक है, तो सदृश्यता का नियम हाँ था, बहु प्रतिक्रिया का नियम बिल्कुल था, या इसे अनुक्रिया का नियम या बहु प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं, ये भी था। आंशिक क्रिया का नियम ये भी था, और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, तो जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम था ये नहीं था। ये ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट होगा, ये यहाँ पे नहीं दिए थे। ये भी चीजें मैंने आपको प्रॉपर 1 बाय 1 करके सारी चीजें मैंने वहां पे जो कॉन्सेप्ट की क्लास कराई है वहां पे मैंने सारी चीजें आपको अच्छे से डिफाइन किया है। अगर कोई ऐसा जो है कि स्टूडेंट है जो ये क्लास देख रहा है यूट्यूब पे और पीछे की क्लास नहीं देखा है, तो आप जाके वहां पे जो आपका प्ले लिस्ट है ना, सीडीपी का मास्टर क्लास, वहां पे प्ले लिस्ट में देखिए, इससे पहले एक क्लास ऑलरेडी हो चुका है। वहां पे मैंने बहुत सारी चीजों को अच्छे से डिफाइन किया है और 40 प्रश्न भी कराए हैं। चलिए आगे चलते हैं। स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखते समय उसके पूर्व अनुभवों का सहायक होना किस प्रकार के अधिगम अंतरण का उदाहरण है? अधिगम अंतरण का उदाहरण है क्षैतिज अंतरण, धनात्मक अंतरण, ऊर्ध्व अंतरण और द्विपार्श्वीय अंतरण। तो ये है आपका ऊर्ध्व अंतरण। क्या है? ऊर्ध्व अंतरण है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जो संबंध स्किनर का चूहों से है, चूहों पे इन्होंने प्रयोग किया था, थॉर्नडाइक का बिल्ली से है, वही संबंध कोहलर का किससे है? किससे है? तो ये है बनमानुष से। किससे है? बनमानुष से। किस नाम के बनमानुष पे इन्होंने प्रयोग किया था? तो सुल्तान नामक बनमानुष पे इन्होंने प्रयोग किया था। ठीक है, अधिगम का पठार है। अधिगम का पठार क्या है? अधिगम की समाप्ति नहीं, समाप्ति नहीं है। अधिगम में अवरुद्ध वर्धन, अवरोध, दोष। देखिए, दोष से यहां पे नहीं मतलब है, दोष नहीं होगा, है ना, दोष यहां पे नहीं होगा। तो क्या है? अधिगम में अवरुद्ध वर्धन, यानी अवरुद्ध जो है कि क्या हो रहा है? जो अवरुद्ध आ गया है वो लगातार बढ़ रहा है। एक बार अवरुद्ध आया, उसका समाधान हो गया तो पठार नहीं बनेगा। लेकिन अवरुद्ध आया यानी कि समस्या आई और उस समस्या का समाधान नहीं हुआ, वो समस्या लगातार बनी रही, तो जो लर्निंग का जो कर्व है उसमें प्लेट्यू का फॉर्मेशन बन जाएगा। ठीक है, चलिए। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो स्किनर ने, बीएफ स्किनर। इनका पूरा नाम है बीएफ स्किनर। हम करके सीखते हैं किसने कहा था? डॉक्टर मेस ने कहा था। लर्निंग बाय डूइंग, ये किसका स्टेटमेंट है? डॉक्टर मेस का है। एक बालक काली गाय, काला कुत्ता, काली वस्तु को देखकर डरने लगता है, इस प्रकार के अनुबंध में निमित्त है। यानी कि वो काली चीज जो भी देख रहा है ना, तो
हो सकता है उस बच्चे ने कभी कोई काली वस्तु हो जिससे उसको कुछ नुकसान हुआ हो और उस नुकसान की वजह से वो बच्चा डर गया हो। तो डर गया हो तो वो बहुत सारी चीजें आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, लेकिन वो कलर आइडेंटिफाई करा लिया कि ये जो काली चीज है, तो काली चीज से हमें नुकसान हो सकता है। उसने क्या किया, एक सामान्यीकरण कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि वो उद्दीपक का या उद्दीपन का क्या किया, सामान्यीकरण कर लिया, उद्दीपक का सामान्यीकरण कर लिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है पूछ रहा है। इस चीज को विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा, नहीं है ना। अभिवृत्ति में स्थिरता है, सामूहिकता की प्रबलता बिल्कुल है, जिज्ञासा की कमी नहीं है। ये कमी यहाँ पे जिज्ञासा प्रबल होती है, बाल्यावस्था में जिज्ञासा क्या होती है, प्रबल होती है, कमी नहीं होती है ना। खेलों सामूहिक सामाजिक कार्यों में या खेलों में भागीदारी यहाँ पे होती है बाल्यावस्था में, बिल्कुल। सामाजिकता का विकास ही बाल्यावस्था में होता है। शैशवावस्था में शारीरिक विकास होता है, बाल्यावस्था में शारीरिक विकास होता है। किशोरावस्था में जाएंगे तो शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, है ना, मानसिक और भावनात्मक सारे तरह के विकास होते हैं यहाँ पे। स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है चालक अधिगम के लिए, शाब्दिक अधिगम के लिए, प्रसूत अनुबंध के लिए। तो प्रसूत अनुबंध के लिए किसके लिए किया जाता है, प्रसूत अनुबंध के लिए स्किनर ने यहाँ पे बॉक्स का प्रयोग किया था। यूपी जो है 18 में पूछा गया। एल्बर्ट बंडूरा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो एल्बर्ट बंडूरा जो है कि बॉबी डॉल पे, है ना, बॉबी डॉल, बेबो डॉल, बॉबी डॉल जो भी है, वो एक डॉल थी जिसमें प्रयोग किए थे। उस प्रयोग के मैंने लास्ट क्लास में बहुत डिटेल से एक एक करके बहुत अच्छे से उस चीज को मैंने एक्सप्लेन किया है, समझाया है, तो वहां पे देख सकते हैं। ये संबंधित है सामाजिक अधिगम सिद्धांत से। किससे संबंधित है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो थॉर्नडाइक ने, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक ने हेगार्टी और स्किनर। ठीक है, तो ये किए हैं गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों ने। किसने किया है, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों ने जो है कि किया था, जिसमें कोहलर वगैरह आते हैं और कोफका आते हैं, कोहलर और कोफका ये लोग आते हैं यहाँ पे। मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है संज्ञान का, संवेदना का, चिंतन का, संवेग का। तो किसका संबंध होता है, ये संबंध होता है संवेग का। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको कंटेंट की क्लास में सब कुछ डिटेल में मैंने करा रखा है। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। क्या कहलाता है, 16 संवेदना, प्रत्यक्ष ज्ञान, अभिप्रेरणा, अभिकल्पना, क्या कहलाता है। ठीक है, तो ये कहते हैं, क्या बोले, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है, ये प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी है, पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी है, गार्डनर ने, सोनेल ने, वर्टन हाउस ने और सिरिल बर्ट ने। तो ये दी है सिरिल बर्ट ने। यहां पे थोड़ा ईयर नहीं लिखा हुआ है, बट ये भी पूछा गया प्रश्न। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था, है ना। अब यहाँ पे 4 अवस्थाएं इन्होंने बता रखी है, 4 अवस्थाएं, है ना। सेंसरी मोटर स्टेज बता रखे हैं, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल, ये 4 जो है कि SPCF, ये याद रखिए, है ना। तो 4 बता रखे हैं। तो दूसरी अवस्था कौन सी है, प्री ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल मतलब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। तो शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कौन से हैं, 2 हैं। अनुवांशिकता है ना, अनुवांशिकता है और वातावरण है। इसके अलावा देखेंगे तो खान पान है, व्यायाम है, मेडिटेशन है, ये भी इसको प्रभावित करते हैं। तो वंशानुक्रम हो गया, वातावरण हो गया, खेल व्यायाम हो गया, खान पान हो गया, सब हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट,
चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की है? चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की है? डीवी ने की है, रॉस ने की है, वुडवर्थ ने की है, ड्रेवर ने की है। तो ये करने वाले शख्स कौन है? डीवी है। कौन है? डीवी। चिंतनशील सोच की चर्चा किसने की है? डीवी ने की है। मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है। मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है, केवल मनुष्य में नहीं, सारे जीव जंतुओं में पाई जाती है, और यह प्राकृतिक होती है। ठीक है, सभी प्राणियों में, तथा यह जन्मजात और प्राकृतिक होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? व्यवहारवादी सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक? नहीं, मनोविश्लेषणात्मक ये नहीं आता है। ये जो आता है वो आता है आपका व्यवहारात्मक सिद्धांत। व्यवहारात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आता है कि कैसे व्यवहार करके सीखा जाता है। व्यवहारात्मक सिद्धांत सामान्य सी भाषा में समझिए। सीखने के वक्र किसके सूचक हैं? तो सीखने का वक्र जो है कि आपकी लर्निंग की जो ग्रोथ है ना, जो सीखने की गति है उसका द्योतक है, उसका सूचक है, प्रगति का सूचक है। सीखने में प्रगति का सूचक है। व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया है? व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया है ना? व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया है? ये दिया है वल्डूरा और वॉल्टर ने। डॉलर्ड और मिलर ने, कार्ल रोजर ने, युंग ने। ये दिया है वल्डूरा और वॉल्टर ने। किसने दिया है? वल्डूरा और वॉल्टर ने। ये मैंने आपको बताया था, वल्डूरा और वॉल्टर। ठीक है। मिरर ड्राइव परीक्षण, यानी कि एक तरीके से ये टेस्टिंग है, मापन है ना? ठीक है। निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त किया जाता है? व्यक्तित्व, बुद्धि, अधिगम, नैतिकता। व्यक्तित्व, बुद्धि, अधिगम, नैतिकता। तो ये मिरर ड्राइव परीक्षण अधिगम के मापन के लिए प्रयोग में लाया जाता है। किसके लिए? अधिगम के प्रयोग में लाया जाता है, मापन में। विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक हैं। विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक थे हॉलिंगवर्थ, हैवीघर्स्ट। ये होगा बी, हैवीघर्स्ट 26 का बी, हैवीघर्स्ट। यही जो है कि प्रतिपादक है। आगे नेक्स्ट, स्पेस अधिगम के प्राथमिक नियमों में से है। अधिगम के प्राथमिक नियम, अब देखिए, जो स्किनर है वो आपके बीएफ स्किनर जो है कि 3 जो है कि आपके, नहीं 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, थॉर्नडाइक ने दिया था। हाँ, प्रभाव का नियम कौन होगा? प्रभाव का नियम, जिसमें जो है कि प्राथमिक नियम 3 दिए गए थे, है ना? कितने दिए गए थे? 3 दिए गए थे। इसमें आपका जो है कि तत्परता का नियम था, फिर आपका जो है कि प्रभाव का नियम, तो अंतिम तत्परता का नियम। अरे यार, तत्परता का नियम। दूसरा था अभ्यास का नियम, अभ्यास का नियम। और तीसरा था प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम, ये 3 चीजें हमने देखी थी, इसको बताया भी था मैंने आपको। ठीक है। जब व्यक्ति का एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? अधिगम अंतरण। क्या बोलते हैं? अधिगम अंतरण बोलते हैं, अधिगम अंतरण। नेक्स्ट, स्पेस ने प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, थॉर्नडाइक ने किया था। व्यक्तित्व
व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। उक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो उक्त परिभाषा दी गई है G.W. आलपोर्ट के द्वारा। किसके द्वारा दी गई है? G.W. आलपोर्ट के द्वारा। 2016 में पूछा गया सीखने में पलायन आधारित है क्या? सीखने में पलायन का मतलब क्या हो गया कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप क्लास छोड़ के भाग रहे हो। ये सकारात्मक है नकारात्मक है? नकारात्मक है। ये क्या होगा? नकारात्मक हो जाएगा। सीखने में पलायन नकारात्मक, ठीक है, सही है। निम्न में से कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है? गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक, कोहलर। तो इसमें संबंधित है आपके थॉर्नडाइक। कौन है? थॉर्नडाइक। चलिए, इरोस शब्द का संबंध है जीवन की मूल प्रवृत्ति से। किससे है? जीवन की मूल प्रवृत्ति, ठीक है। कॉलीसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है जिसकी सुई यदि दे दी जाए तो इससे प्राणी में क्या होगी? तो भूख कम लगेगी, भूख मर जाती है ना। बहुत सारे ऐसे इंजेक्शन आते हैं, बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ आती है कि खा लो तो भूख बढ़ जाती है। बहुत सारे जो है कि ऐसी दवाइयाँ आती हैं, ऐसे सप्लीमेंट आते हैं, खा लो, खाने के बाद आपकी भूख क्या हो जाएगी? मर जाएगी। तो ये दोनों चीजें हैं, इसमें परेशान होने वाली जरूरत नहीं है। सामूहिक अवचेतन का संप्रत्यय स्पेस द्वारा दिया गया था। सामूहिक अवचेतन का संप्रत्यय स्पेस के द्वारा दिया गया था। पावलोव के द्वारा, स्किनर के द्वारा, फ्रायड के सिगमंड फ्रायड के द्वारा ये दिया गया था। युंग के द्वारा, किसके द्वारा? युंग के द्वारा दिया गया था। आगे, स्पेस के अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता और वातावरण का गुणनफल है ना। तो वुडवर्थ के अनुसार, वुडवर्थ ने कहा था कि जो बच्चे का विकास होता है वो विकास उसकी आनुवंशिकता और वातावरण के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। चलो, मनोविज्ञान में सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन और फिर अपनी चेतना का। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को सजोए है। कथन है, यह कथन किसका है? यह कथन भी वुडवर्थ का है। किसका है? वुडवर्थ का है। ये भी मैंने जो है कि आपको बताया था, बहुत फेमस कथन है। हालांकि छोटे एग्जाम में कम पूछा जाता है, बड़े एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है, बट ठीक है, पूछा गया है। मनोलैंगिक विकास की सुसुप्तावस्था वर्षकाल क्या बताया गया था? देखिए यहाँ पे क्या बताया, मनोलैंगिक विकास। मनोलैंगिक विकास का मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं आपकी जो यौन इच्छा है इसकी विकास की बात है कि सुसुप्तावस्था में कब होती है। तो ये आपके 6 से लेकर के यौन तक जो है कि सुसुप्तावस्था में होती है। यौन जो है कि जैसे ही युवा अवस्था आती है, युवा अवस्था आते ही आपके अंदर की जो मनोलैंगिक की भावना होती है वो विकसित हो जाती है और आपको कहीं ना कहीं अपने विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण का भाव उत्पन्न हो जाता है। 39, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पेस ने किया था। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? वहां पे स्पेस है, किसने किया था? तो एरिक्सन ने, फ्रायड ने, कोहलर ने, वाटसन ने। ये किया था एरिक्सन ने। इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था, एरिक्सन साहब ने ये काम किया था। 40, स्पेस के अनुसार इदम, अहम और परा अहम व्यक्तित्व के 3 घटक हैं। किसके? ये मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है। बहुत अच्छे से इसके बारे में हमने डिस्कस किया था।
और बहुत अच्छे से इसके बारे में मैंने आपको बताया है, वो पूरा डिटेल में मैंने बताया है, थोड़ा बहुत नहीं, पूरा डिटेल में अच्छे से बताया है। यहां पे मैंने बताया है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, सिद्धांत है ना, जो देते हैं कौन, सिगमंड फ्रायड देते हैं। कौन देते हैं, सिगमंड फ्रायड देते हैं, और यहां पे इसकी व्याख्या करते हैं। ये किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंध द्वारा सीखी जा सकती है। ये किसका मानना है, वाटसन के बारे में तो हमने बहुत ज्यादा पढ़ा ही नहीं है ना, क्योंकि ये एक तरीके से मास्टर क्लासेस चल रही हैं, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग देखा है। वाटसन हमने नहीं यहाँ पे देखा था, थॉर्नडाइक देखा था, बट थॉर्नडाइक में ये चीज हमें देखने को लिए नहीं मिलती है ना। ये कौन है, स्किनर महोदय। कौन है, स्किनर महोदय का मानना है कि भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंध के द्वारा सीखी जा सकती है। अधिगम में प्रयत्न व भूल का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये थॉर्नडाइक ने किया था। किसने किया था, थॉर्नडाइक ने किया था, थॉर्नडाइक ने किया था। ये चीज हमने देखा था, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित किया गया है। आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित किया गया है। आवश्यकता का पदानुक्रम, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित किया गया। यहाँ पे स्पेस होना चाहिए, के द्वारा प्रतिपादित किया गया। वाटसन के द्वारा, मैस्लो के द्वारा। देखिए, आवश्यकता के द्वारा अब्राहम मैस्लो ने प्रस्तुत किया था। किसने किया था, अब्राहम मैस्लो। आवश्यकता, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जैसी आवश्यकता होती है, जिसके पास आवश्यकता ज्यादा होगी उसके पास आविष्कार की संभावना ज्यादा होगी, उसके पास ऊर्जा ज्यादा होगी, उसके पास उद्दीपक ज्यादा होंगे, उसके पास मोटिवेट या अभिप्रेरित होने के साधन ज्यादा होंगे, है ना। तो ये कौन थे, मैस्लो साहब थे, मैस्लो, अब्राहम मैस्लो। चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसको मुख्य या अधिकारी ग्रंथि कहा जाता है, जिसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। मास्टर ग्लैंड का मतलब ये हो गया कि सभी ग्रंथियों की मालिक, उसके बिना जो है कि बॉडी संचालित ही नहीं हो सकती है। कोई जो हार्मोनल एक्टिविटीज है, एंजाइमिक एक्टिविटीज है, वो पॉसिबल ही नहीं है। वो है आपका मास्टर ग्लैंड, उसे बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि उसे बोलते हैं। आगे, अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत स्पेस द्वारा दिया गया था। क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, पाउलो के द्वारा नहीं, थॉर्नडाइक के द्वारा नहीं, टॉलमन के द्वारा नहीं, ये दिया गया था वीएफ स्किनर द्वारा, वीएफ स्किनर द्वारा दिया गया था। बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं। प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको स्पेस भी कहा जाता है। अभ्यास द्वारा सीखना, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना, निरीक्षणात्मक अधिगम, इसे बोलते हैं निरीक्षणात्मक अधिगम, यानी निरीक्षण करके सीखना। अब याद कीजिए आप लोग सारे लोग जो है कि बीटीसी, बीएड और डीएलएड किए हुए हैं, तो जब आपकी टीचिंग चल रही होगी ना, तो टीचिंग चल रही होगी तो जो आपके प्रशिक्षक होंगे वो कहीं ना कहीं आपको, जो टीचर पढ़ा रहा होगा, टीचिंग कर रहा होगा, वहां पे 2-3 लोगों को पीछे बिठा देते हैं, ऐसा काम करो, आप देख के सीखो सामने वाला आपका साथी कैसे बोल रहा है, कैसे खड़ा है, कैसे बातें कर रहा है, कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है, कैसे जो है ब्लैक बोर्ड का यूज कर रहा है, कैसी जो है कि उसकी बॉडी लैंग्वेज है, कैसी वो भाषा शैली यूज कर रहा है, कैसे कपड़े पहना हुआ है ना, और कैसे कोर्स को चला रहा है, कैसे एक एक चीज ऑब्जर्व करो और सीखो। और साथ ही साथ अपना जो सहपाठी है जो वहां पे टीचिंग कर रहा है उसका कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करो, यानी कि रचनात्मक जो है कि उसका आलोचना करो, है ना, आलोचना करो,
यानी कि आलोचना मतलब बुराई करने से बात नहीं है, यानी कि सुधारात्मक वहां पे आलोचना करो, इसे बोलते हैं निरीक्षणात्मक अधिगम। ये आपको टीचिंग के दौरान सबको कराया जाता है, ठीक है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था में अवस्था की विशेषता है? अब यहाँ पे देखिए, अमूर्त तर्क, पियाजे के अनुसार बात कर रहे हैं, अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन। अमूर्त मतलब जो नहीं दिख रहा है, उसके बारे में भी बच्चा सोच रहा है। और क्या? नैतिक चिंतन। नैतिक चिंतन क्या छोटी अवस्था में आएगा क्या? नहीं। इसका मतलब कि ये आता है पियाजे के फोर्थ स्टेज में, और फोर्थ स्टेज को बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, है ना। देखिए, ये तो पहला है, ये आपका दूसरा है, ये आपका तीसरा, ये चौथी अवस्था है। इसमें पूर्व औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था डी, 47 का डी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? मनोवैज्ञानिकों के द्वारा निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? सहसंबंध, मार्गांतीकरण, विलयन द्वारा नवीनीकरण। तो मार्गांतीकरण द्वारा, किसके द्वारा? मार्गांतीकरण द्वारा लाया जा सकता है। अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, है ना। अधिगम अंतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, थे, प्रवर्तक थे, है नहीं थे, ठीक है। स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक, जड, गिलफोर्ड। ये है स्पीयरमैन। ये कौन है? स्पीयरमैन। स्पीयरमैन जी फैक्टर एस फैक्टर करके ये दो फैक्टर वहां पे द्वितत्व देते हैं। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता कहलाती है, क्या कहलाती है? विस्मृति। विस्मृति कहलाती है, यानी कि भूल जाना। विस्मृति का मतलब भूल जाना, है ना, भूल जाना। चलिए आगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है वो चूज करना है, सही नहीं है वो चूज करना है। वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण है, बिल्कुल करेक्ट है, ये करेक्ट है, ठीक है। विकास प्राणी और उसके पर्यावरणीय आंतरिक क्रिया का परिणाम है, ये भी सही है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है, नहीं, ये शोधन नहीं है। देखिए, या तो संचरण होगा या तो शोधन होगा, दो में से दोनों तो होगा नहीं ना। ये वाला, ये सी वाला क्या है? ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। और यही माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचरित होना वंशानुक्रम है, हाँ बिल्कुल सही है ये, ठीक है। गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन स्पेस कहलाता है, क्या कहलाता है? सीखना कहलाता है। क्या कहलाता है? सीखना। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या है? सीखना है बस, है ना, तो सीखना हो जाएगा। चलिए 53, अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कह लेते हैं? ये एक्चुअली बाल्यावस्था, ये शैशवावस्था में होता है। ये क्या होता है? शैशवावस्था में होता है। शैशवावस्था में होता है ना, शैशवावस्था में। इसे कहते हैं नार्सिज्म की प्रवृत्ति, नार्सिज्म की प्रवृत्ति कहते हैं, नार्सिज्म की प्रवृत्ति। मानव की बुद्धि आगे की पीढ़ी में संक्रमित होती है, स्पेस का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है, पर्यावरण का। पर्यावरण का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? आंतरिक रूप से सही नहीं है, ठीक है।
वे चुनौतीपूर्ण कार्य पसंद, बिल्कुल। जो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चा है उसके सामने अगर चुनौतीपूर्ण टास्क रखेंगे, समस्या रखेंगे, उसका वो पुरजोर बहुत ऊर्जावान तरीके से उसका क्या करेगा, समाधान निकालेगा। ये तो है, वे हमेशा सफल होते हैं। ये यही तो है, यही है। अगर कोई जो है कि बच्चा है जो आंतरिक रूप से मोटिवेटेड है, उसको काम मिल रहा है, उसको टास्क मिला, बहुत आसानी से उसे पूरा कर ले रहा है, सक्सेस हो जाए, तो वो फिर उदास हो जाएगा, यार क्या है यार, ये कुछ है ही नहीं। उसको हमेशा चुनौतीपूर्ण कार्य चाहिए, ठीक है। तो ये हमेशा अगर सफल होने लगेगा तो वो क्या हो जाएगा, आंतरिक रूप से नकारात्मक भावना उसके अंदर आने लगेगी। बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अधोपांत अध्ययन करना चाहिए। उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है? उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है आपके रूसो के द्वारा, रूसो के द्वारा दिया गया है। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है? तो मुख्य अनुसार आपका बालक का है ना। ये चीज मैंने आपको अच्छी से बताई थी कि जो प्राचीन काल है, प्राचीन काल में मुख्य अनुसार स्थान किसका था? गुरु का था। क्यों? गुरुकुल चलते थे और गुरुकुल का मेन जो है कि केंद्र बिंदु कौन होता था? गुरु होता था। उसके बाद जो है कि गुरु और शिष्य दोनों की जो आपकी स्थान है, दोनों का प्रमुख हो गया, दोनों में जो समान स्थान आ गया। आधुनिकता के काल में देखें तो बालक क्या हो गया? प्राइमरी हो गया है, बाकी सारी चीजें गौण हो गई है, पूरा सिस्टम गौण हो गया है। बालक ही क्या है? सर्वप्रथम है, वही उसका प्रमुख स्थान है बालक का। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? बाल्यावस्था की पर निर्भरता नहीं, वो निर्भर होना पसंद करता है। सामूहिकता का भावना, अच्छा। धार्मिकता से यहाँ कोई लेना देना नहीं है। अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव, नहीं, अभाव ये भी गलत है ना। क्या होता है? ये सामूहिकता की भावना होती है, यहाँ पे सामाजिक भावना का विकास होता है, यहाँ पे बाल्यावस्था में, सही है, ठीक है। यहाँ पे मित्र मंडली बनती है, पियर्स ग्रुप बनते हैं, है ना। गैंग एज जिसे बोलते हैं, गैंग एज। किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? प्रतिकूल पारिवारिक संबंधों के माध्यम से, व्यवसाय की समस्या के माध्यम से, नई परिस्थितियों के साथ समायोजन, इस सब के माध्यम से प्रकट होती है, सबके माध्यम से प्रकट होती है। ठीक है। तीव्रता प्रकट होने से मतलब है यहाँ पे रिएक्शन आने से, है ना। क्या? किशोरावस्था में रिएक्शन आता है, बहुत तीव्र गति से रिएक्शन आएगा। ये प्रवृत्ति ही होती है, बच्चे के अंदर जो है ना वो स्थिरता नहीं होती है, बहुत उथल पुथल होता है। इसके बारे में मैंने आपकी जो कंटेंट की क्लास है वहां पे बहुत अच्छे से मैंने डिटेल में इसको मैंने वहां पे डिस्कस किया है ना, बहुत अच्छे से वहां पे डिस्कस किया है। तो अब यहाँ पे वो पॉसिबल है नहीं कि यहाँ पे फिर से बहुत अच्छे से जो है यहाँ पे डिस्कस किया जा सके, है ना। और क्या बोला है? दूसरा क्या बोला है यहाँ पे? व्यवसाय की समस्या। अगर व्यवसाय में समस्या है, वहां पे मैंने ये भी चीज आपको बताई थी कि अगर किशोरावस्था में ही बच्चे के ऊपर अगर जिम्मेदारी डाल दी जाए, उसके जिम्मेवारियों का जो है कि उसे एहसास करा दिया जाए, तो वो बच्चा क्या हो जाता है? बहुत सही डायरेक्शन में चला जाता है और उसपे बहुत सही उसकी प्रतिक्रिया आती है, ठीक है, तीव्र प्रतिक्रिया आएगी। नई स्थितियों में सामंजस्य बिठाना बिल्कुल इसी एज में जो है कि सबसे बेहतरीन तरीके से होता है, उपयुक्त सभी सही है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट। सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? सीखने के पठार, अच्छा, जो अवरुद्धता आ गई है उसमें क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहित करना, ये करना चाहिए, ठीक है। सीखने की अच्छी विधियों का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, अलग अलग विधियों का प्रयोग करें ताकि बच्चा सीख सके, ठीक है। उसे दंडित करना चाहिए नहीं, इसे दंडित नहीं करना चाहिए, अपमानित नहीं करना चाहिए, पूरे क्लास में खड़ा करा के उसे कोई ऐसी बातें, ऐसे शब्द, ऐसे कार्य नहीं कराना चाहिए कि उसे अपमान महसूस हो, है ना।
इस कारणों से इसके कारणों का अध्ययन करना चाहिए। बिल्कुल, कारणों का पहले उसके कारणों का पता लगाइए, ठीक है। पता लगाने के बाद उसको क्या कीजिए, प्रेरित कीजिए। प्रेरित करने के बाद नई नई विधियों का उपयोग कीजिए उसको सिखाने में। वैयक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ है? दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता नहीं, सिर्फ शारीरिक भिन्नता नहीं होते, कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान एवं एक जैसे नहीं होते हैं। बिल्कुल, इसे ही कहते हैं वैयक्तिक भिन्नता। 61 मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मानसिक रूप से स्वस्थ बनाए रखना, टेंशन वगैरह को, प्रेशर वगैरह को, अवसाद वगैरह की स्थिति को क्या करना, खत्म करना, और समायोजन को सरल बनाना, है ना। बालक में मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, कुंभ समायोजन के निराकरण करना। हाँ, दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है। हाँ, यहाँ पे देख, दोनों सही है ना, यहाँ पे बात कर रहा है ना, बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, तो मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना है ही है, ठीक है। और कुसमायोजन का निराकरण करना, यानी कुसमायोजन से रोकना, सही तरीके से समायोजित करना उसको। तो ये चीज आ गई दोनों। चलिए आगे चलते हैं। अनुबंध की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नलिखित में से कौन सा है? अनुबंध की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रथम सोपान, अनुबंध की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नलिखित में से कौन सा है? उत्तेजना है, उत्तेजना है। आवृत्ति सामान्यीकरण नहीं, उत्तेजना है, ठीक है। चलिए आगे। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन की यह परिभाषा किसने दी थी? वॉरेन ने, रॉस ने, वैलेंटाइन ने, स्किनर ने। किसने दी थी? 64 है, ये दी थी स्किनर ने। किसने दी थी? स्किनर ने दी थी। चलिए आगे। कल्पना के विकास के लिए, कल्पना के विकास के लिए क्या है? कल्पना के विकास, देखिए कल्पना के विकास के लिए क्या यहाँ पे है पूछा जा रहा है, तो कल्पना के विकास सबसे अच्छा होता है स्टोरी टेलिंग द्वारा, है ना, स्टोरी लिसनिंग और टेलिंग द्वारा। ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना अच्छा कर सकते हैं भाई, देखते हैं। कहानी सुनना, हाँ कहानी सुनना तो बिल्कुल परफेक्ट है। रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना, ये देखिए ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना, इसके द्वारा भी कल्पना शक्ति आपकी बढ़ाई जा सकती है। स्टोरी टेलिंग के द्वारा भी आपकी कल्पना शक्ति बढ़ाई जा सकती है। रचनात्मक प्रवृत्तियों के विकास पर भी ध्यान देना चाहिए, जिससे आपका उपरोक्त सभी क्रियाएं, उपरोक्त सभी क्या है? डी, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है। उत्तम स्थान खेल का मैदान। देखिए संज्ञानात्मक विकास की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण सबसे उपयुक्त स्थान माना जाता है ना। अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं? अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं? ठीक है, तो आवश्यकता, चालक, प्रेरक, इच्छा। तो ये है आपकी आवश्यकता। आवश्यकता आविष्कार की जननी है ना। आवश्यकता से ही आपको क्या मिलती है? प्रेरणा मिलती है। आवश्यकता से ही आपको प्रेरणा मिलती है, ठीक है, ओके, करेक्ट है। चलिए, व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को कहा जाता है सीखना। व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं क्या कहा जाता है? सीखना कहा जाता है। सीखना, देखिए सीखने की परिभाषा बहुत अलग अलग तरीके से बार बार पूछा गया है ना। मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है आवश्यकता का सिद्धांत। अब्राहम मैस्लो के बारे में मैंने बताया था, आवश्यकता का सिद्धांत इन्होंने दिया था, जिसे अभिप्रेरणा के सिद्धांत के रूप में माना जाता है। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। सैफर, हैंडफील्ड, ड्रेवर और लैंडेल। यह है ड्रेवर। कौन है? ड्रेवर, ड्रेवर, सी सही है। आगे, अभिवृत्ति संप्रत्यय है। अभिवृत्ति संप्रत्यय है। संज्ञानात्मक, क्रियापरक और संज्ञानात्मक, क्रियापरक, संवेगात्मक, ये
सभी है। प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का बोध से है। अधिगम का, प्रेरणा का संबंध किससे होगी? उपलब्धि से प्राप्त किया, अभी प्रेरणा के माध्यम से। अधिगम के माध्यम से क्या मिलेगा हमको? बोध क्षमता मिलेगी, बोध क्षमता। ठीक है, चलिए। थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है, क्या आधार है? शारीरिक गठन, सकल सूरत और रचनात्मक और मौलिकता, समायोजन और बुद्धि, चिंता और कल्पना। चिंता और कल्पना क्या है? थॉर्नडाइक ने चिंता और कल्पना, है ना, व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस पे किया है? चिंता और कल्पना के आधार पर किया है। निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का सिद्धांत है? भूलने का सिद्धांत प्रतिस्पर्धात्मक अवरोध, प्रतिपाती, प्रतीपकारी अवरोध, प्रतीपकारी अवरोध, प्रतिबोधी अवरोध, प्रतीक्षायित अवरोध, यह है आपका प्रतिपकारी अवरोध, प्रतिपकारी अवरोध। ठीक है, 74, 75 है ना। चलिए 75, सीखने के वक्र हैं, सीखने का वक्र है, सीखने की प्रगति का सूचक। ये डबल आ गया है क्या? थोड़ा सा डबल आ गया है, लग रहा है कुछ प्रश्न यहाँ पे, है ना, डबल आ गया है कुछ प्रश्न यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? ये कहा जाता है किशोरावस्था को। किशोरावस्था को समस्या काल कहा जाता है, किशोरावस्था को संघर्ष का काल कहा जाता है, दबाव और तनाव का काल कहा जाता है। किशोरावस्था को बनने बिगड़ने की अवस्था बोली जाती है ना। यहाँ पे द्वंद्व होता रहता है, बच्चे के अंदर स्वयं में ही द्वंद्व होता रहता है, मैं बड़ा हूँ, छोटा हूँ, जवान हूँ, क्या हूँ, कुछ समझ में नहीं आता। अपनी भावनाएं वो किसी से अभिव्यक्त नहीं कर पाता है। 77, पावलोव ने सीखने के अनुबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन स्पेस पर प्रयोग करके सीखा। किस पे प्रयोग करके सीखा? तो कुत्ते पर प्रयोग करके सीखा। कुत्ते पर प्रयोग किया। पावलोव किस पे जो है कि सीखा था? कुत्ते पर, है ना। वो मैंने प्रॉपर आपको फिगर भी दिखाया था, वहां पे थोड़ा सा मैंने उसे बताया, जो प्रयोग था उसको थोड़ा सा बताया भी था। शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए, शिक्षक का क्या उद्देश्य होना चाहिए? ठीक है, शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए शिक्षार्थियों में व्यवसायिक कुशलता का विकास करना, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना, विद्यार्थियों की परीक्षा के लिए तैयार, देखिए परीक्षा के लिए तैयार करना ये थोड़ा सा गलत है। व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, व्यवहारिक जीवन के लिए क्या करना? बच्चों को तैयार करना, है ना। ठीक है, शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? भविष्य के लिए तैयार करना, आपकी जो भविष्य में आने वाली चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं, आपको एक भीड़ से मानव संसाधन में बदलना, यानी कि भविष्य के लिए, भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करना। 78 का सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। एक प्रसामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। क्या सबसे अधिक होना संभव है? कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति, अब और यहां से उसकी रुचियों को सीमित करना, समकक्षी के अनुमोदन में बेचैनी। समकक्षी के अनुमोदन में बेचैनी, इसके बारे में बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया था। ये जो 12 वर्ष की आयु है, यहाँ पे क्या होता है? ये किशोरावस्था है, और किशोरावस्था में आग क्या होता है? बच्चा कंफ्यूज होता है, उसको एक ऐसा विश्वास पात्र पर्सन चाहिए जिसपे वो ट्रस्ट कर सके, ट्रस्ट करके अपनी सारी भावनाएं उससे शेयर कर सके और उससे अपने कार्यों का अनुमोदन करा सके, मतलब वो प्रमाणित करा सके कि मेरे कार्य सही हैं या मेरे कार्य गलत हैं। और अगर उसका सहपाठी बोलता नहीं यू आर राइट, तुम बहुत सही काम कर रहे हो, बिल्कुल राइट ट्रैक पे हो, और खुश हो जाएगा। और कहीं ये अनुमोदन करने वाला विपरीत लिंग का हो तो और अच्छी बात है ना। ये चीजें यहाँ पे देखी जाती है।
80 बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है। कौन सा अध्ययन क्षेत्र है? तो बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र तो किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक और दूसरे सामर्थ्यों की क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होना। मानवीय सामर्थ्यों का परिवर्तन परीक्षण नहीं, ये से नहीं मतलब है। जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढना, ये भी नहीं है। ये तो फिर दार्शनिक अलग चीज है। बच्चों की वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना, ये भी गलत है, नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? बाल्यावस्था में। देखो ये बाल्यावस्था कहाँ पे है? सामाजिकता का विकास ही यहीं पे होता है। यहीं पे वो घर से पहली बार बाहर निकलते हैं, आसपास पड़ोस के अपने एज के लोगों से, बच्चों से मिलते हैं, वहां पे उनका ग्रुप बनता है, गैंग बनता है, गैंग एज बनता है, यानी उसका समाजीकरण यहाँ पे पहली बार हो रहा है ना। वहां उसके माध्यम से वो सामाजिक प्रबंधन सीखता है, नेतृत्व क्षमता का विकास होता है, खेल कूद करता है तो शारीरिक विकास होता है, बुद्धि लगाता है तो बौद्धिक विकास होता है। ये सारा काम यहाँ पे होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित है, क्यों उचित है? कंटेंट की क्लास मैंने जब कराई थी तो वहां पे बहुत डिटेल से इसको बहुत अच्छे से 1 बाय 1 करके वहां पे समझाया था। क्योंकि मैंने बताया था कि जो बालिका होती है, जो महिलाएं होती हैं, वो भी किसी भी सभ्यता और संस्कृति की नेतृत्व करता होती हैं या वाहक होती है ना, वाहक या नेतृत्व करता होती हैं। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए तो हमारा जो है कि जो पहला हमारा क्लास था, मास्टर क्लास है ना, उस मास्टर क्लास से रिलेटेड जो आपका PYQ था वो हमने फटाफट देख लिया। और ये स्पेशली आप देखेंगे तो सारे क्वेश्चन जो है कि आपके पूछे गए थे, है ना, पूछे गए हैं। तो इस क्लास को आप क्या कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में बताइए। और अगर आपको कोई सुझाव है तो कमेंट में बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी टॉपिक पे लेक्चर चाहते हैं तो वो टॉपिक भी बता सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।